Hello and welcome, dear students. Now we are going to discuss about chapter 3 of history of class 8th. The name of the topic is ruling the countryside. For a longer period of time, academic instructions have been imparted through online and many of you have been taught with this chapter, but some of the doubts are creeping up in the minds of the students. So in order to clarify the doubts and to make this chapter lucid, we are going to discuss about chapter 3 again, that is ruling the countryside. You already know that in 1757, after the Battle of Plassey, the British, who came as a mere trading company, became the virtual master of India. How? Now, it was not an easy task. Gradually, slowly and steadily, by employing different means, the British conquered maximum parts of India. So, in 1764, as you know, the British defeated a three-party company. That means the British defeated three powers. That is the Bengal ruler, who was Mir Qasim, and the ruler of Awadh Shuja'udla, and Mughal Emperor Shah Alam in the Battle of Buxar in 1764. 1764 को बक्सर की युद्ध में ब्रिटिश इन तीन शक्तियों को पराजित किया. आज द ब्रिटिश डिफीटेड मुगल एम्परर शाह आलम टू granted the right to collect land revenue from three states. Those states were Bengal, Bihar and Odisha. 1765 में अलाहाबाद संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तीन प्रांतों का दीवानी ग्रांट किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. तो जो कंपनी पहले एक व्यापारी कंपनी था, वो धीरे धीरे सरकार में आ गया, मतलब देश का शासक बन गया. क्योंकि आप लोगों को मालूम है, जो रेवेन्यू कलेक्शन करता है वो पावरफुल होता है, वो ही सरकार कहलाता है. तो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम नहीं किया, क्योंकि शासन का भार तो जो पॉपेट नवाब थे उनके हाथ पर था. लेकिन बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि लेट अस बिकम नाबूब्स आवरसेल्व्स, चलो हम भी नवाब बन जाए. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासन में देवानी प्राप्त करके एक शक्ति बन गया, एक जायज शक्ति बन गया. तो इसका जो यात्रा किस प्रकार था, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं. The East India Company was made the Diwan of Bengal on 2nd August 1765 by the then Mughal Emperor Shah Alam II. Thus the company became the chief financial administrator of the territory of Bengal. तब तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो तीन प्रांत थे उसको बंगाल प्रांत कहा जाता था, बंगाल टेरिटोरी कहा जाता था. शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 को दीवानी, मतलब भू राजस्व संग्रह करने का जो, तो 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड ने कंपनी को दे दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भू राजस्व संग्रह करने का क्षमता. The company officials understood one important aspect of expanding their base in India. वो समझते थे कि भारत में उनको किस प्रकार आगे बढ़ना है. They understood the importance of those who had ruled the countryside in the past and had enjoyed authority and prestige. The company wanted to be careful not to annoy those people. इसका मतलब ये है कि कंपनी कतई नहीं चाहा कि भारत में पहले जो लोग राजस्व संग्रह के साथ थे, जो लोग प्रांतों में शासन करते रहते थे, जिन शासकों ने लोगों का सम्मान और लोगों के ऊपर क्षमता प्राप्त किए हुए थे, उनको नाराज करने के लिए कंपनी ने कभी भी नहीं सोचा. कंपनी चाहा उनको काम में लगाते हुए वो अपना लक्ष्य को हासिल करेगा. तो कंपनी पहले किसमें इंटरेस्टेड था ना, इनिशियली द कंपनी वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू सो दैट इट्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस कुड बी फाइनेंस्ड.
कंपनी चाहता था, क्योंकि कंपनी को पहले भारत में व्यापार करने के लिए सोना और चांदी का सिक्का देना पड़ता था, और भारत से ब्रिटेन को निर्यात होता था, आयात बहुत कम होता था। इसीलिए कंपनी का बहुत सोना और चांदी समाप्त हो जाता था या खर्चा करना पड़ता था। वो चाहते नहीं थे ऐसा करने के लिए, इसीलिए कंपनी चाहा कि किस प्रकार भारत के साथ वो व्यापार करे लेकिन अपना पैसा कुछ खर्च ना हो। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद ये सुविधा हो गया, ताकि वो और खर्चा ना करके भारत में जो पैसा प्राप्त करेंगे, जो पैसा संग्रह करेंगे राजस्व के तौर पर, उसको खर्चा करते हुए वो व्यापार करेंगे। बट द कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप इन रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। अगर असेसमेंट करेगा कौन सी जमीन से कितना राजस्व आएगा, ये अगर करेगा तो इसके लिए पैसा खर्चा होगा। कंपनी ये नहीं चाहता था। कंपनी चाहता था किस प्रकार उसको पैसा मिले, राजस्व बिना कोई एक फूटी कौड़ी खर्चा किए बिना उसको किस प्रकार मिले। द रेवेन्यू वाज एनफ टू डबल द परचेज ऑफ कंपनी विद इन 5 years। 5 सालों में कंपनी का जितना भारत से खरीदारी हुई वो सबको फाइनेंस करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सफिशिएंट हो गया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ। ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द कॉमन पीपुल, बट द बंगाल इकोनॉमी इज फेसिंग ए डीप क्राइसिस। क्यों डीप क्राइसिस हुआ? इसका कारण ये हुआ, आर्टिसंस वेर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस एंड हेंस मोस्ट ऑफ देम वर डेजर्टिंग देयर विलेजेस। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो दस्तकार थे जो अपना सामान को बेचते थे कंपनी को, वो बहुत कम कीमत पर बेचते थे, क्योंकि कंपनी बाध्य करता था कम कीमत पर बेचने के लिए। और किसान जो थे वो अपना जो जमीन का कर है, मतलब भू राजस्व है, उसको देने के लिए भी उनका कभी कभी सामर्थ्य नहीं होता था। किसी साल अकाल पड़ गया, किसी साल बाढ़ हो गया, तो प्रोडक्शन बाई आर्टिसंस डिक्लाइंड एंड फार्म प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्लाइंड। दस्तकार का जो उत्पाद है वो कम हो गया और किसानों का उत्पाद जो कम हो गया। 1770 में बंगाल को एक बड़ा सा अकाल आया। ये अकाल के मार के कारण 10 मिलियन लोग मर गए। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ लोग मर गए। तो ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि मुगल सम्राट जो शाह आलम है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी देने का ये जो चित्र बनाया गया है, इसको एक ग्रैंड ओकेजन के भांति दिखाने के लिए कोशिश किया गया है। ये रॉबर्ट क्लाइव जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बढ़ोतरी में काफी मदद किया था। तो जब ब्रिटिश ने भारत में भू राजस्व प्राप्त किया, भू राजस्व संग्रह करने का अधिकार को प्राप्त किया, उन्होंने क्या किया, the company had to take some steps to improve agriculture by improving investment in land। कंपनी चाहा कि भारत में इस प्रकार कृषि का प्रगति हो ताकि उनको ज्यादा भू राजस्व मिले, लेकिन इसके लिए कंपनी ज्यादा खर्चा करने के लिए चाहता नहीं था। कंपनी चाहा कि किस प्रकार उनको एक स्थायी अमाउंट, परमानेंट अमाउंट मिले, इसीलिए उन्होंने शुरुआत किया परमानेंट सेटलमेंट 1793। इन 1793 permanent settlement was started by Charles Cornwallis, Lord Cornwallis। According to this, the Rajas and Talukdars were recognized as Zamindars and were given the responsibility of revenue collection from peasants। किसान से भू राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया गया। किसको? ना राजा को, तालुकदार को, जमींदार को, और एक बात में हम समझ जाएंगे, जमींदार को दिया गया। ये जमींदारी किस प्रकार दिया गया? ये जमींदारी लॉट बुलाकर, मतलब बोली बुलाकर दिया गया। जो एक जमींदारी के लिए सबसे ऊंची बोली बुलाया, उसको ही ये जमींदारी प्राप्त हुई। सो द जमींदारी वाज असाइंड टू एनी जमींदार और तालुकदार और राजा हु ड्रीव द लॉट इन हाईएस्ट प्राइस। That means for a जमींदारी the highest bidder was given the जमींदारी permanently सब्जेक्ट टू कंडीशन। उसमें क्या क्या कंडीशन था कि वो जमींदार भू राजस्व 1 साल का एक लास्ट डेट तक ब्रिटिश खजाना खाना में जमा करेगा, अन्यथा उसका जो जमींदारी चला जाएगा। It was the sunset law। By the sunset of a fixed date, the annual land revenue must be deposited with the treasury of the British, otherwise the जमींदारी would be quashed in respect of the जमींदार।
So the amount to be paid was fixed permanently and hence the name permanent settlement. जमींदार के साथ ये तय हुआ कि जो अमाउंट वो बुलाया, हाईएस्ट बिडिंग किया, वही अमाउंट वो पूरी जिंदगी देगा ब्रिटिश सरकार के खजाना खाने में, सालाना 1 साल में एक बार देगा कुल अमाउंट। और वो चाहे कितना भी भू राजस्व संग्रह करे, कंपनी का इसके साथ कोई वास्ता नहीं था। जमींदार फ्री था, जब तक वो अपना फिक्स्ड प्राइस जो है परमानेंट सेटलमेंट प्राइस है उसको ब्रिटिश खजाना खाना में जमा करेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट इट वुड एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि कंपनी जान गया कि ये जमींदारी से 500 रुपया मिलेगा, ये जमींदारी से 10,000 मिलेगा, ये जमींदारी से 50,000 मिलेगा। उन्होंने जो तय किया वही वो एक्सपेक्ट किए। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड मोटिवेट द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड। वो जमींदार को भी ऐसा इंडिपेंडेंस दिया कि आप लोग जमीन का प्रगति कर सकते हैं, अधिक जमीन भी अपने अंतर्गत ला सकते हैं, जमींदारी अंतर्गत, और अधिक भू राजस्व संग्रह कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो अमाउंट फिक्स हुआ है, हमको आप वही अमाउंट देंगे। तो जमींदार इससे ज्यादा फायदा पाएंगे, इस लक्ष्य से कंपनी जमींदार लोगों को भी प्रेरित किया और एक्सपेक्ट किया जमींदार लोग अधिक से अधिक जगह को या कृषि क्षेत्र को अपना अंतर्गत लेंगे और बढ़िया तरह अपना काम चलाएंगे और कंपनी का भी मुनाफा होगा। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट का कुछ प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम क्या था? ना दी रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट सच ए हाई लेवल दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। जो बिडिंग में या जो नीलाम में जो अधिक कीमत बुलाया गया एक जमींदारी का, ये पैसा देने के लिए कभी कभी जमींदार लोगों ने दिक्कत का सामना किया। किसी साल अगर अकाल पड़ जाता था, किसी साल बाढ़ आ जाता था, तो जमींदार लोगों ने ये पैसा देने के लिए समर्थ नहीं हो पाए। बहुत जगहों पर ये ऐसा हुआ कि पुराने जमींदार जो है जमीन से अपना हाथ धो बैठे जमींदारी से, और नए नए बंगाली जमींदार जो है आकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बस गए। आप लोगों को मालूम होगा उड़ीसा की जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे बंगाली लोग अभी भी निवास कर रहे हैं। इसका कारण यह है वो लोग पुराने जमाने में जमींदारी खरीद के यहाँ पर बस गए थे, क्योंकि जो उड़ीसा के जो जमींदार लोग हैं वो पैसा देने के लिए असमर्थ थे परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो हाई अमाउंट था। इसीलिए बहुत सारे पैसे वाले लोग जो कि जमींदारी खरीद लिया बंगाल से, वो आकर उड़ीसा की जमींदारी में बस गए और बिहार की जमींदारी में बस गए। बट द सिचुएशन चेंज बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के पहली दशक तक इस स्थिति का परिवर्तन हो गया। देयर वाज प्राइस राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन। द इनकम ऑफ द जमींदार्स इंक्रीज बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी गेन फॉर द कंपनी बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड। धीरे धीरे जमींदार की स्थिति में भी सुधार आया। किस प्रकार सुधार आया? क्योंकि कुछ जो फसल था जिसका भाव बढ़ने लगा और अच्छा खेती होने लगा, इससे कंपनी को ठीक तरह से परमानेंट सेटलमेंट के तहत पैसा आने लगा, भू राजस्व आने लगा। लेकिन इसमें कंपनी को ज्यादा मुनाफा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपनी फिक्स कर लिया था परमानेंट सेटलमेंट में जो प्राइस जमींदारी से आना चाहिए था, जो पैसा, तो वही पैसा ही आया। जो मुनाफा आया ये जमींदार लोगों को ही मुनाफा हासिल हुई। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। द जमींदार्स प्रीफर टू earn as much profit as they could and seldom bothered about investing in land। ये जमींदार लोग भी बहुत ठग हो गए थे। वो जितना पैसा वो जमींदारी से प्राप्त करते थे उसको खर्चा करके वो ऐसा आराम की जिंदगी गुजारते थे, और कुछ पैसा जो परमानेंट सेटलमेंट के तहत फिक्स हुआ था वो ब्रिटिश सरकार को देते थे। दे वर जस्ट हैप्पी टू लीज आउट द लैंड टू द टेनेंट्स। जो टेनेंट उनको बहुत पैसा देता था उनको ही जमीन दे देते थे। उनका भू राजस्व के साथ मतलब था जमीन का बढ़ोतरी करना, इरिगेशन मतलब सिंचाई का प्रावधान करना, ये सब उनका इंटरेस्ट नहीं था। The system was extremely oppressive for the cultivator. He had to pay high rent to the जमींदार, but there was no security of his right on the land। इसमें क्या हुआ, जो अंत में ये हम साबित कर पाएंगे या ये साबित सिद्ध हुआ कि जो किसान है वो सबसे समस्या पर पड़ गया, क्योंकि उसको ज्यादा रेंट देना पड़ता था। साथ ही साथ उसका जो पीढ़ी पर पीढ़ी वो एक जमीन पर खेती करता था उसका अधिकार ही नहीं रहा। क्यों अधिकार नहीं रहा?
क्योंकि ये परमानेंट सेटलमेंट के तहत ब्रिटिश सरकार ने कानून बना लिया, जो जमींदार को भू राजस्व सही समय पर नहीं देगा, जमींदार उसके जमीन से उसको बेघर कर सकता है, मतलब जमीन से उसको निकाल सकता है। तो ये उसका जो पीढ़ी पर पीढ़ी जो उसका पैटर्नल राइट्स जो था, ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द लैंड बाय द फार्मर, ये चला गया। कल्टीवेटर ऑफन हैड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, जो कर्जा देते थे कर्जदार है, उनसे कर्ज लेकर कुछ किसानों ने अपना जमीन का जो भू राजस्व है उसको देने लगा। अतः ये हुआ कि किसान एक कर्ज की चुंगल जो है, इन विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट, इसमें पड़ गया किसान। ये समस्या। ये ईस्ट इंडिया हाउस, इसका एक चित्र दिया गया और किसान का समस्या हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार का आमदनी जो है भू राजस्व, उसमें कोई कमी नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार, खासतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कब तक ये परमानेंट सेटलमेंट करके जमींदार को मुनाफा दिया जाए, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार जो अमाउंट एक बार तय हो गया नीलाम में, वही अमाउंट देने लगा। अब उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बनारस क्षेत्र में महलवारी सिस्टम शुरुआत हुई। ये महलवारी सिस्टम क्या था ना, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी ऑफिशियल्स वर प्लानिंग टू चेंज द रेवेन्यू सिस्टम। कंपनी के ऑफिशियल सोचे कि अधिक से भू राजस्व हमको कैसे आए, इसीलिए उनका एक अफसर था जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी। वो गांव का जो अहम भूमिका है भारत में उसको समझा और गांव के मुखिया को ये भू राजस्व संग्रह करने का अधिकार देने के लिए सोचा और एक गांववारी भू राजस्व संग्रह करने के लिए कोशिश किया, जिसको बोलते हैं महलवारी सिस्टम। ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं, ये महलवारी, महल का मतलब गांव, महलवारी का मतलब गांववारी। गांव गांव में रेवेन्यू फिक्स हुआ, कलेक्टर को भेजा गया गांव को, वो सर्वे किया, डाटा लिया, कौन सा जमीन किस प्रकार का है और किसका रेवेन्यू कितना है। और गांव का जो मुखिया है, द विलेज हेडमैन, वाज असाइन्ड द ड्यूटी टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू ऑफ द विलेज एंड टू सबमिट द लैंड रेवेन्यू बिफोर द ब्रिटिश ट्रेजरी। तो ये व्यवस्था बनारस प्रांतों में शुरुआत हुआ, जो कि काफी हद तक सफल भी हुआ। तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट का समस्या नहीं रहा। ब्रिटिश सरकार समय समय पर अपना जो रेवेन्यू असेसमेंट है उसका करता रहा 10-15 सालों में, और रेवेन्यू असेसमेंट में ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने किसान के ऊपर डालने लगे और ब्रिटिश सरकार का फायदा हुआ। अब क्या हुआ कि दक्षिण भारत में एक नया व्यवस्था हुआ जिसको बोलते हैं रीड एंड मुनरो सिस्टम। इसको कहते हैं रयतवारी सिस्टम। रयतवारी सिस्टम का मतलब क्या है ना, इट वाज फर्स्ट ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड छोटे इकाइयों पर दक्षिण भारत में उसका शुरुआत किया और बाद में ही ट्राइड इट इन सम ऑफ दिस एरियाज व्हिच वर टेकन ओवर आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के महिषूर प्रांत जो है उसके कुछ छोटे इलाके पर इसको परीक्षा स्वरूप शुरुआत हुआ और ये सफल भी रहा। मुनरो बाद में उसको ज्यादा डेवलप किया और साउथ इंडिया में पूरा ये व्यवस्था को लागू किया गया। इसमें क्या हुआ कि दक्षिण भारत में तो कोई स्थायी जमींदार नहीं था, इसीलिए सीधा भू राजस्व संग्रह का जो व्यवस्था वो किसान के साथ किया गया। सपोज एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन था, 1 एकड़ जमीन के लिए 100 रुपया भू राजस्व है, उसके साथ ये तय किया गया। और एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन था, वो 1000 रुपया देगा, ऐसा तय हो गया। तो देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार इन साउथ इंडिया, hence the settlement had to be directly made with the cultivator। किसान के साथ सीधा राजस्व व्यवस्था जो है उसको तय करना है, कौन कितने जमीन को खेती करता है और कितना भू राजस्व देगा। The Ryots had been tilling the land for generations, their field were carefully surveyed to make the revenue assessment। और ये जो रेवेन्यू असेसमेंट है ये समय समय पर भी बदलता रहता था, मतलब 10 से 15 सालों में ये रेवेन्यू को बढ़ाया जाता था। इसमें परमानेंट सेटलमेंट जैसा कंपनी का कोई घाटा नहीं हुआ, उसमें लाभ ही लाभ हुआ। लेकिन ये व्यवस्था जो है इसका क्या हुआ ना, द रेवेन्यू ऑफिसर्स वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, हेंस दे फिक्स्ड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड। ये सबका नतीजा ये हुआ, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार का लाभ हुआ,
माहौलवादी सिस्टम में ब्रिटिश राज का लाभ हुआ, और ये जो रैयतवादी व्यवस्था में भी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज का फायदा हुआ। अंत तक घाटे में कौन रहा, समस्या में कौन उलझा ना, किसान, द फार्मर, द पीजार्ड। द रेवेन्यू ऑफिशियल्स इम्पोज्ड हाई लैंड रेवेन्यू, ज्यादा भू राजस्व का वो फिक्स किया, वो भी 10-15 साल में फिर बढ़ाने लगे। तो पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, बहुत सारे किसान ये देने के लिए समर्थ नहीं रहे। द रॉयल्स फ्लेड द कंट्रीसाइड एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मेनी रीजन्स। ये किसान जो है, जो भाग खेती करते थे, ये लोग जो किसान है वो कभी भी खुशी नहीं रहे, उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, और जो रहते हैं वो अपना गांव छोड़ दिए और जाकर बाहर चले गए दूसरा कोई काम करने के लिए। बहुत सारे गांव में खेती करने वाले जो छोटे छोटे किसान थे वो अपना गांव छोड़ दी। कंट्रीसाइड एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मेनी रीजन। किसान जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाए, बहुत सारे जगहों पर गांव छोड़ के, खेती छोड़ के किसान जो है वो शहर को चला गया और दूसरा धंधा कर लिया, क्योंकि खेती से उसको कोई लाभ नहीं मिला। तो इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवादी और महलवादी तीन व्यवस्था कायम किया गया। परमानेंट सेटलमेंट को चार्ल्स कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था 1793 में, और महलवादी व्यवस्था को 1820 की ईस्वी में, ये 1820 की दशक में शुरुआत किया था होल्ट मैकेंजी ने महलवादी व्यवस्था बनारस प्रांत में। और रैयतवादी व्यवस्था को अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो दक्षिण भारत में शुरुआत किया था। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार के साथ जमीन का जो भू राजस्व फिक्स किया गया था परमानेंटली, और रैयतवादी व्यवस्था, महलवादी व्यवस्था में गांव के हिसाब से किया गया था। गांव का जो मुखिया था वो गांव का रेवेन्यू कलेक्शन करके ब्रिटिश सरकार को देगा, और रैयतवादी व्यवस्था में हर एक किसान के साथ जमीन का जो राजस्व है, भू राजस्व है, लैंड टैक्स है, ये फिक्स किया गया था। लेकिन ये तीन व्यवस्था किसान के लिए लाभकारी नहीं बल्कि उसके लिए घाटा साबित हुआ। बहुत सारे जगह पर जो भाग की खेती करने वाले किसान वो अपना जमीन छोड़कर, वो अपना जो भाग की खेती है उसको छोड़कर दूसरा काम करने के लिए शहर चले गए। तो इसी प्रकार ब्रिटिश शासन में भारत का जो खेतीहार मजदूर हो या छोटे छोटे किसान को वो समस्या में पड़ गए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डच कलर हैव ए हिस्ट्री। तो तब तक आप सब लोग इसको थोड़ा पढ़ते रहिए और विजिट करते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल दुर्गाचरण नंद सोशल साइंस गुरुजी। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, धन्यवाद, थैंक यू।